नीतियों और व्यूह रचनाओं में हम फोर्थ जो है वो लेते हैं मूल्य समायोजन नीतियाँ एवं व्यूह रचनाएँ। संस्थाओं को अपने उत्पादक के आधारभूत मूल्यों को ग्राहकों की प्रकृति परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार समायोजित करना पड़ता है। तो इसके अनुसार भी कई व्यूह रचनाएँ या नीतियाँ बनानी पड़ती है। जैसे पहला हम ले सकते हैं इसमें बट्टा तथा भत्ता मूल्य नीति। कई संस्थाएं अपने ग्राहकों के लिए अपने आधारभूत मूल्यों में समायोजन करती है तथा ग्राहकों को लाभान्वित करती है। सामान्यतः शीघ्र या पहले भुगतान करने और अधिक मात्रा में माल क्रय करने या बेमौसम माल क्रय करने वाले ग्राहकों को लाभान्वित करने के लिए मूल्य समायोजन किया जाता है। ऐसे समायोजन करने के लिए कई तरह के बट्टा या भत्ता दिया जाता है। जैसे नकद भत्ता, अगर आप माल को अवधि पूर्व या शीघ्र भुगतान के लिए प्रेरित करते हैं तो इसे नकद भत्ते की दर से व्यक्त किया जा सकता है। यानी आप इसको अगर जल्दी इसका भुगतान करेंगे तो इस पर 2% डिस्काउंट मिल सकता है। ये कैश डिस्काउंट कहलाता है। दूसरा क्वांटिटी डिस्काउंट इसमें कहलाता है परिमाण भत्ता। यदि यह भत्ता अधिक मात्रा में माल क्रय करने पर प्रेरित करने के लिए दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पुस्तक की 100 प्रतियाँ खरीदने पर 10% और 100 से अधिक खरीदने पर 15% भत्ता। तो प्रत्येक विक्रय आदेश पर यह मात्रा बढ़ती जाती है, तो इसको हम परिमाण भत्ता कहते हैं। तीसरा हम क्रियात्मक भत्ता या फंक्शनल डिस्काउंट इसको कहते हैं। इसे व्यापारिक भत्ता भी कहा जाता है। यह भत्ता उन मध्यस्थों को दिया जाता है जो कुछ विशिष्ट कार्य भी करते हैं, जैसे माल के संग्रहण करने का, अभिलेख रखने का या रिकॉर्ड रखने का कार्य। जो मध्यस्थ जितने अधिक अन्य विशिष्ट कार्य करेंगे उन्हें उतने अधिक दर से क्रियात्मक भत्ता दिया जाता है। फोर्थ इसमें लेंगे हम मौसमी भत्ता यानी सीजनल डिस्काउंट। जब माल का उपयोग मौसम नहीं होता है तो बेमौसम में माल या सेवा क्रय करने वालों को ऐसा भत्ता दिया जाता है। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, होटल, मोटेल्स या एयरलाइंस, ये हमारे देश में इस तरह की कंपनीज़ हैं जिनमें कि इस तरह का मौसमी भत्ता दिया जाता है जो साधारण दर से कम वसूल की जाती है। इसे बेमौसम से भी मांग बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट इसमें भत्ते या छूट या भत्ते सूची में से कटौती करके दिए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो व्यापारिक भत्ते जो किसी पुरानी या आउट ऑफ फैशन से बाहर हो ऐसी वस्तु के क्रेता को दिए जाते हैं। दूसरे संवर्धनात्मक भत्ते जो ऐसे व्यापारियों को दिए जाते हैं जो संस्था के विज्ञापन और विक्रय में सहायता कार्यों में हिस्सा लेते हैं। ये नकद या मूल्यों की कटौती के रूप में हो सकता है। तो ये अभी हमने बट्टे वाली जो नीति है उसको देखा। दूसरी इसमें हम लेते हैं विभेदात्मक मूल्य नीति। कभी कभी संस्थाएं अपने भिन्न भिन्न ग्राहकों, उत्पादों, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ही मूल्य नीतियाँ अपनाती है। अब ऐसी नीति जो है वो जैसे ग्राहक विभेदक मूल्य नीति। इस नीति के अंतर्गत विभिन्न ग्राहक से एक ही उत्पाद या सेवा के लिए भिन्न भिन्न मूल्य वसूल किया जाता है। जैसे चिड़ियाघर, अजायब घर, सिनेमा हॉल में छात्रों और दर्शनार्थियों से अलग अलग शुल्क वसूल किया जाता है। स्थान विभेदक मूल्य नीति भी इसी में आती है। इसमें स्थान के आधार पर मूल्य में भेद किया जाता है। जैसे सिनेमा हॉल में बॉक्स, बालकनी और नोबल सर्कल आदि के स्थान में स्थिति के अनुसार अलग अलग शुल्क होता है। समय विभेदक मूल्य नीति, समय के साथ साथ मूल्य विभेद किया जाता है। टेलीफोन की दर सार्वजनिक अवकाश के दिन और सामान्य दिनों में भिन्न भिन्न होती है। इतना ही नहीं, रात और दिन में भी इन दरों में भिन्नता पाई जाती है। तो विभेदात्मक मूल्य नीति कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ही लागू की जाती है और ये तभी लागू की जाती है जबकि आपको अपने मार्केट में अपना स्थान बनाना हो या मार्केट में उस कंपनी की गुडविल को बनाना हो या अपने लाभों में अधिकाधिक वृद्धि करनी हो, तो विभेदात्मक मूल्य नीति जो है वो अपनाई जा सकती है। लेकिन विभेदात्मक मूल्य नीति कानून के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। कानून का इसमें विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। थर्ड इसमें लेते हैं हम मनोवैज्ञानिक मूल्य नीतियाँ। मनोवैज्ञानिक मूल्य नीतियाँ वो होती हैं जिसमें ग्राहकों के मस्तिष्क को प्रभावित किया जाता है। क्रय निर्णय के समय जब वो क्रय करता है ग्राहक, तो उस टाइम उसका रोल ये इम्पॉर्टेंट होता है कि वो
ऐसे उसको मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हम ग्राहक के मस्तिष्क को ऐसा बना देते हैं कि वो उस मूल्य को देने के लिए तत्पर हो जाता है। अधिक मूल्य अच्छी किस्म नीति। कुछ उपभोक्ताओं के मस्तिष्क में ये धारणा होती है कि जितना अधिक मूल्य होगा उत्पाद की किस्म भी उतनी ही अच्छी होगी। अतः संस्थाएं इस नीति के आधार पर उत्पादों का मूल्य ज़्यादातर अधिक रखती हैं। ये रणनीति तभी सफल होती है जब उपभोक्ता के पास उत्पाद की किस्म को परखने और वास्तविक मूल्य को जानने का कोई सोर्स नहीं होता है। विलासिता की वस्तुओं पर जैसे हीरे जवाहरात, इत्र, सोना, इन तरह की नीतियाँ इस पर निर्धारित की जाती है। दूसरा, इसमें हम संदर्भ मूल्य नीति लेते हैं। संदर्भ मूल्य नीति के अंतर्गत संस्थाएं मूल्य निर्धारित करने में पुराने तथ्यों एवं वर्तमान घटनाओं का संदर्भ ध्यान में रखती हैं। इस नीति से मूल्य निर्धारण के लिए वर्तमान मूल्यों, भूतकालिक मूल्यों, क्रय परिस्थितियों तथा क्रेताओं के मस्तिष्क में उत्पाद का मूल्य पहले की तुलना में अधिक ऊंचा रखा जाता है। थर्ड, इसमें लेते हैं विषम मूल्य नीति। विषम या अनोखी मूल्य नीति हम ऊपर भी बता चुके हैं। इसमें मूल्य को विषम रखा जाता है, यानी पूर्णांक या पूर्ण इकाई में नहीं रखा जाता। उत्पाद का मूल्य 199.95 रुपीज़ या 4999.90 रुपीज़, ये ऐसे विषम या अनोखे मूल्य रखे जाते हैं। इससे उपभोक्ता जो है वो ये सोचता है कि उसको पूरा मूल्य जो है यानी वो उसको कंपैरेटिवली उसको वह मूल्य कम नज़र आता है। तो ऐसी स्थिति में इस नीति को अपनाया जा सकता है। नेक्स्ट, इसमें हम लेते हैं संवर्धनात्मक मूल्य नीति। संवर्धनात्मक मूल्य नीति के अंतर्गत उत्पादों का मूल्य सूची मूल्य से भी कम कर दिया जाता है। यह मूल्य कभी कभी लागत से भी कम हो जाता है और ऐसा मूल्य अल्पकाल के लिए ही रखा जाता है। इसे हम लॉस लीडर मूल्य, जो हम पहले भी देख चुके हैं, लॉस लीडर मूल्य में कुछ उत्पादों का मूल्य लागत से कम रखा जाता है। विशेष अवसर या त्यौहार पर मूल्य, विशेष त्योहारों अवसरों पर भी ये मूल्य या ऐसे छूट दी जाती है, जैसे दिवाली, होली, क्रिसमस, गांधी जयंती आदि अवसरों पर यह मूल्य से भी कम होता है। नकद रिबेट भी जब भी दी जाती है जब उपभोक्ता एक विशिष्ट अवधि के अंतर्गत उत्पाद क्रय करता है, तो हम नकद उसको रिबेट दे सकते हैं। कुछ अन्य भी संवर्धनात्मक उपाय हैं जो कि मूल्यों के साथ जुड़े होते हैं, जैसे उत्पाद के क्रय करने के लिए ब्याज दर पर वित्त उपलब्ध कराना, अधिक लंबी अवधि के लिए उत्पाद की गारंटी देना या एक समय अवधि तक निःशुल्क रिपेयर करने की गारंटी देना। वर्तमान में भारत में CLO कार निर्माता द्वारा इस तरह की विधि का उपयोग किया जा रहा है ताकि निर्धारित मूल्य पर कार की डिमांड बढ़ सके। फिफ्थ, हम इसमें लेते हैं उपयोगिता मूल्य नीति। इस नीति के अनुसार उत्पाद के मूल्य की उनकी उपयोगिता के अनुसार उनका मूल्य निर्धारित किया जाता है। इस हेतु कई बार विद्यमान उत्पादों के लक्षणों को पुनः निर्धारित किया जाता है। मूल्य निर्धारण में उत्पाद की किस्म और उसकी उपयोगिता को ही ध्यान में रखा जाता है, इसके अलावा और किसी चीज़ को ध्यान में नहीं रखा जाता है। सिक्स्थ, हम इसमें लेते हैं भौगोलिक मूल्य नीतियाँ एवं व्यूह रचना। मूल्य निर्धारण में भौगोलिक घटकों को ध्यान में रखकर भी मूल्य नीतियाँ अपनाई जाती हैं, जैसे उत्पादन मूल्य बिंदु नीति, जिसे हम FOB या फैक्ट्री मूल्य भी कहते हैं। इस मूल्य के अनुसार उत्पाद बेचने की दशा में विक्रेता माल की सुपुर्दगी उत्पादन स्थान पर देता है, अतः जहाज का भाड़ा, बीमा आदि सब कुछ क्रेता को ही देना पड़ता है। समान सुपुर्दगी मूल्य नीति। इस नीति में के अनुसार समान सुपुर्दगी मूल्य निर्धारित किया जाता है। इस मूल्य में विक्रेता सभी क्रेताओं से माल का एक समान मूल्य या भाड़ा वसूल करता है, चाहे माल दुनिया में कहीं भी सुपुर्द किया जाना हो। इस भाड़े में राशि का औसत आधार भी निर्धारित किया जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि जो दूर के ग्राहक हैं उनको माल सस्ता पड़ता है, जबकि निकट के जो ग्राहक हैं उनको माल महंगा पड़ता है। क्षेत्रीय सुपुर्दगी मूल्य नीति। इस मूल्य में हम भौगोलिक क्षेत्र में उत्पाद की सुपुर्दगी का भिन्न भिन्न निर्धारित किया जाता है। इसमें भी दूर और पास के मूल्यों के ग्राहक क्रेताओं के मूल्य में अंतर होता है। भाड़ा अवशोषण मूल्य नीति। इस नीति के अंतर्गत उत्पादक उत्पाद के भाड़े की संपूर्ण राशि या उसके एक भाग को स्वयं वहन करता है। इससे उत्पादक जो दूर के ग्राहक हैं उनसे भी समान उत्पाद मूल्य में भाड़े की औसत राशि को ही वसूल करता है।
इससे दूर के ग्राहकों और निकट के ग्राहकों के उत्पाद सुपुर्दगी के में अंतर हो जाता है। तो दूर के ग्राहक जो है, बाज़ार जो है, उनका प्रतिस्पर्धा का मुकाबला इसमें आसानी से किया जा सकता है। आधार मूल्य नीति। इस नीति के अनुसार मूल्य निर्धारित करने के लिए विशिष्ट शहर को आधार बिंदु मान लिया जाता है। इसके बाद इस शहर से गंतव्य स्थल की दूरी तक का भाड़ा उत्पाद के मूल्य में जोड़ दिया जाता है। इससे भी सभी ग्राहकों को सुपुर्दगी मूल्य लगभग समान हो जाती है। मूल्य प्रतिस्पर्धा को इसमें रोका जा सकता है। और लास्ट है इसमें अंतर्राष्ट्रीय मूल्य नीति। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य नीति उन कंपनियों को निर्धारित करनी होती है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों का विक्रय करती है। कुछ संस्थाएं दुनिया भर में समान मूल्य अपनाती हैं। उदाहरण जैसे बोइंग कंपनी अपने विमानों को लगभग सभी देशों में समान मूल्य पर ही बेचती है, किंतु सदैव ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। प्रत्येक देश के लिए मूल्य कई बातों पर प्रभावित करता है। वहाँ की आर्थिक दशा, वहाँ कानून प्रावधान, कर, मध्यस्थों का पारिश्रमिक, प्रतिस्पर्धा की स्थिति, उपभोक्ता की मनोदशा, ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसमें प्रत्येक देश में मूल्य भिन्न भिन्न हो सकता है। अतः प्रत्येक देश में मूल्य निर्धारण से पूर्व इन पर भी विचार कर लेना चाहिए। तो ये हैं हमारी